देखिए लास्ट लेक्चर में हमने शॉर्ट एग्जांपल स्टार्ट किए थे, इसमें लास्ट में हमारे पासे के कंप्लीट हो गए थे। और उसके बाद एक पॉइंट और भी हमने कवर किया था, 3 टाइम्स 2 टाइम्स इंडेक्स नंबर आता है वैसा ही, राइट। आज हमें न्यू मेथड, एक और मेथड इसमें स्टार्ट करनी है, सम नंबर 102। देखिए द प्राइस ऑफ व्हीट was rupees 1600 per quintal in year 2014। 2014 में कितनी प्राइस है भाई? 1600 रुपीस, एंड इट वाज रुपीस 1800 पर क्विंटल इन 2015। 2015 में कितनी है? 1800। फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ व्हीट फॉर ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014 एंड इंटरप्रेटेड। देखिए प्राइस ऑफ व्हीट right in year 2014, that is rupees 1600, right? Price of wheat in year 2015 is rupees 1800. So find index number and interpret it। बहुत सिंपल सम है, याद कीजिए। जो स्मॉल ईयर होता है दैट इज बेस ईयर, और जो बिग ईयर होता है वो करंट ईयर। हमें याद है कि जो बेस ईयर है उसकी प्राइस के लिए हम लेते हैं P0 दैट इज 1600, और जो करंट ईयर की प्राइस होती है उसके लिए लेते हैं हम P1 दैट इज 1800। बोलिए आया समझ में? P0 एंड P1। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू P1 upon P0 into 100, that is 1800 divided by 1600 into 100। देखिए 1800 into 1600 divided by 100, 1800 divided by 1600 into 100, आंसर होगा 112.5। अब इसमें इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है, इंटरप्रिटेशन दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज। सो इंक्रीज 112.5 minus 100 that is 12.5%, राइट। भाई इंटरप्रिटेशन यानी क्या फाइंड करना है? इंक्रीज या तो डिक्रीज। अब इंक्रीज और डिक्रीज में क्या होगा देखना है कि भाई 100 से ज्यादा है तो इंक्रीज, कम है तो डिक्रीज। ओके आया समझ में? यहाँ पे आपको 2 इयर्स की प्राइस दी हुई थी, और यहाँ इतना याद रखना है आपको, जो प्राइस है वो बेस ईयर के लिए वो P0 और करंट ईयर के लिए वो P1। सो इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू P1 upon P0 into 100। यही ऐसे ही तीन सम और है, 114, 128, 125। 114 में डिस्कस कर रहा हूँ, फिर 128, 125 आपको होमवर्क में करना है। चलो लिखते हैं, यानी तीनों होमवर्क में ही करना है। नाउ सम नंबर 114, the average monthly income of worker is 16,000 rupees in year 2015। average monthly income in year 2015 equals to rupees 16,000। then next, and average monthly income in year 2016 rupees 20,000, right? So find the index number for income and interpret। देखिए आप बोलोगे सर इंडेक्स नंबर फॉर इनकम, यहाँ पे तो प्राइस है और यहाँ पे इनकम है। भाई जितनी इनकम उतना ही एक्सपेंस हो जाता है, और जिस चीज का आप जितना एक्सपेंस करते हो दैट इज द प्राइस फॉर यू। आप जिस चीज का जितना एक्सपेंस करते हो वही आपके लिए प्राइस है। ओके सो यहाँ पे देखो इस तरह से, जो स्मॉलेस्ट ईयर है दैट इज P0 एंड बिगेस्ट ईयर है वो P1,
और अब सेम वर्क P1 अपन P0 into 100, P1 अपन P0 into 100 इसी तरह से वर्क करना है। ओके, आया इतना समझ में? वैसे ही 120 125 होमवर्क में करने हैं, तो यहाँ पे लिखा हूँ फिर से आपको याद है, होमवर्क 114 120 एंड 125 ऐसे सेम सम आपको करने हैं। ओके, समझ में आ गया ना? यहाँ पे जितनी इनकम है उतना ही एक्सपेंस है, ऐसा समझना है। और जिस चीज का आप जो एक्सपेंस करते हो वो उसकी प्राइस है, इसलिए P0 and P1 एज्यूम हुआ है। ओके, यहाँ हाँ आपको लगे सर इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है? आपको 2 इयर्स की प्राइस है तो 2 इयर्स का इनकम दिया होगा और फाइंड इंडेक्स नंबर ऐसे लिखा होगा, तो आपको क्या करना है, जो बेस ईयर है उसके लिए P0 और करंट ईयर है वो P1, I equals to P1 अपन P0 into 100 और फिर फाइंड कर देना, और इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड करना ही है कंपल्सरी। ओके, इस तरह से करना है। 106 ऐसे दिया हुआ है, if the average monthly disposable income of middle class family in year 2014 is 14,400, average monthly income of in year 2014, average monthly income in year 2014 equals to rupees 14,400 and cost of living index number 2015, cost of living index number in for year 2015, that is 1 month, right? Estimate the average monthly income, disposable income for the family in year 2015. 2015 की उनकी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम हमें फाइंड करनी है या एस्टिमेट करनी है। तो देखिए ध्यान से, 2015 की इनकम हमें एस्टिमेट करनी है। इसमें पहले तो एवरेज मंथली इनकम इन 2014 दैट इज 14,400। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हमें 2015 के लिए दिया हुआ है। जो स्मॉलेस्ट ईयर होता है वो बेस ईयर है, जो स्मॉलेस्ट ईयर है वो बेस ईयर है। बेस ईयर के लिए उन्होंने इनकम दी हुई है बट इंडेक्स नंबर नहीं दिया है। याद रखिए बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज 100 एज्यूम करना है, अगर नहीं दिया है तो 100 एज्यूम करना है। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर for year 2014 that is 100। भाई ये नहीं दिया होता, हमने एज्यूम किया 100 उसे, ये याद रखिए, ये दिया हुआ नहीं था, हमने क्या एज्यूम किया 100। अब देखना है इंडेक्स में कितना इंक्रीज हो रहा है, 100 का 115 हो रहा है, 15 इंक्रीज हो रहा है ना। सो इंक्रीज इन इंडेक्स नंबर equals to 115 minus 100 15%। भाई कितना इंक्रीज हो रहा है, 15% इंक्रीज हो रहा है। सो अब नेक्स्ट हमें इस तरह से करना है, यहां से देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर पहले कितना था 115, कितना पहले कितना था 100, कितना हो गया 115, 15% इंक्रीज हुआ ना। जितना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंक्रीज हुआ उतनी ही उसकी इनकम भी इंक्रीज होनी चाहिए। यानी यहां पे इस तरह से लिखना है, एस्टिमेशन ऑफ average monthly income for year 2015। यहां से सुनना, उसको 14,400 तो मिलनी चाहिए, प्लस ये 14,400 का 15% भी मिलना चाहिए, 15% ऑफ 14,400। देखिए फिर से, पहले तो उन्होंने बेस ईयर की इनकम दी हुई है, हमें करंट ईयर की इनकम का एस्टिमेशन करना है। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर उन्होंने नहीं दिया था, हमने 100 एज्यूम किया। करंट ईयर का इंडेक्स नंबर उन्होंने 115 दिया था, कितना इंक्रीज हुआ 15%, तो उसकी इनकम भी 15% इंक्रीज होनी चाहिए, यानी 14,400 तो मिलना ही चाहिए, प्लस
15% ऑफ 14,400, सो 14,400 अब कैलसी में कैलकुलेट करते हैं 14,400 के 15%, 14,400 into 15%, 2160, सो ऐड कर देंगे 16,560 रुपीज, इतनी उनको 2015 में इनकम मिलनी चाहिए। आ गया समझ में? बहुत सिंपल वर्क है, ये उन्होंने दिया हुआ था 20 ईयर का एवरेज मंथली इनकम, करंट ईयर का हमें एस्टिमेट करना था, तो इंडेक्स नंबर उन्होंने करंट ईयर का दिया है 115, दैट मींस बेस ईयर का हमें एज्यूम करना है 100, सो कितना इंक्रीज हुआ 50%, तो उसकी इनकम भी 50% इंक्रीज होनी चाहिए, यानी 40,400 तो मिलना ही चाहिए प्लस 50% ऑफ 40,400 ऐड करके आ जाएगा 16,560। देन नेक्स्ट इसे क्या सम नंबर 107, ये भी इम्पोर्टेंट सम, सम नंबर 107, चलिए देखते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर हैज इंक्रीज टू 180 फ्रॉम द बेस ईयर इंडेक्स नंबर 100, देखिए यहाँ पे बेस ईयर का इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, इंडेक्स नंबर for base year equals to 100 and index number for current year ओके। चलिए बताइए कितना इंक्रीज हो रहा है, 180 माइनस 100 यानी 80% इंक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, आगे से लिखा हुआ है उसमें इफ द एवरेज मंथली इनकम वर्कर इंक्रीज फ्रॉम 6,000 टू 9,000, यानी एवरेज मंथली इनकम ऑफ दिस ईयर equals to rupees 6,000, then average monthly income of current year equals to rupees 9,000। आगे बढ़ते भाई कितनी हो रही है 6,000 से 9,000, is there an increase or decrease in the purchasing power of the workers, how much is it? देखिए यानी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो हमें फाइंड करना है। सिंपल बात समझिए, अभी आपको ये करंट ईयर की इनकम नहीं दिखती, करंट ईयर की इनकम नहीं दिखती अभी बेस ईयर की 6,000। चलिए पहले एस्टिमेशन करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ एवरेज मंथली इनकम फॉर करंट ईयर। देखिए पहले तो उसको 6,000 तो मिलना ही चाहिए प्लस 80% इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, यानी 80% ऑफ 6,000 इतना तो उसको मिलना ही चाहिए। फिर से याद रख लीजिए, देखिए इंडेक्स नंबर फॉर बेस ईयर 100 दिया होता, करंट ईयर का 180, 80% इंक्रीज हुआ। उन्होंने वैसे बताया हुआ कि उसकी 6,000 इनकम बेस ईयर में थी, करंट ईयर में 9,000 हुई। आप बोलोगे सर करंट ईयर की इनकम उनको दी हुई है तो क्यों हम फाइंड कर रहे हैं? हमें ऐसे देखना है कि ये 9,000 उसके लिए सफिशिएंट है या नहीं, राइट? तो पहले हम इसे नहीं देखेंगे, 6,000 ये करंट उसकी बेस ईयर की इनकम और 80% उसको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, जितना इंडेक्स नंबर में इंक्रीमेंट होता है उतना उसको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 6,000 80% ऑफ 6,000 दैट इज 4,800 ऐड करेंगे
10,800 कितना मिलना चाहिए भाई उसको 10,800 बल्कि कितना मिल रहा है 9,000। सिंपल लॉजिक है कि अगर हमारी इनकम कम होती है तो हमारी परचेसिंग कैपेसिटी कम होती है, परचेसिंग पावर कम होता है। यहाँ पे यही क्वेश्चन दिया हुआ है परचेसिंग पावर इंक्रीज और डिक्रीज, तो पहले उनका परचेसिंग पावर पहले उनकी इनकम होनी चाहिए थी 10,800 बट उनको कितना मिल रहा है 9,000, यानी उनका परचेसिंग पावर डिक्रीज होगा। सो यहाँ पे लिखना है हमें डिक्रीज इन परचेसिंग पावर। हाउ मच अमाउंट, तो यहाँ पे लिखना है बाय 10,800 माइनस 9,000 बाय रुपीज 1,800। उसका परचेसिंग पावर कितने से कम होगा 1,800 रुपीज से वो कम होगा, उतनी वो चीज ज्यादा परचेज नहीं कर पाएगा बिकॉज उसको एज यूजुअल जितना इंडेक्स नंबर में इंक्रीज हुआ है उस हिसाब से उसको 10,800 मिलने चाहिए थे बट कितने मिल रहे हैं 9,000। यानी जब भी सम में परचेसिंग कैपेसिटी वाला सम आता है तो आपको क्या करना है पहले उसकी इनकम का एस्टिमेशन करना है, यानी जितना यहाँ पे इंडेक्स नंबर में इंक्रीज हुआ है उसी हिसाब से यहाँ पे भी इंक्रीज करके देखना है, फिर जो उसकी रियल इनकम हो रही है उसके साथ कंपेयर करना है। एस्टिमेशन कितना है 10,800, एक्चुअल कितना मिल रहा है 9,000, तो आपको देखना है कि उसका परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगा या कम होगा। कम होगा, इतना मिलना चाहिए था 10,800 बट कितना मिल रहा है 9,000, कम मिल रहा है 1,800, तो उसकी 1,800 से उसकी परचेसिंग कैपेसिटी कम होगी। आगे समझ में डिक्रीज इन परचेसिंग कैपेसिटी बाय रुपीस 1,800। क्लियर हुआ पॉइंट। अब ऐसा ही दूसरा सम हमें करना है, सम नंबर 110। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सम, ध्यान से देखना। सम नंबर 110। The cost of living index number increased from 280 to 340 during certain period of time. Cost of living index number increased during certain period of time. देखिए कितने से कितना हो रहा है 13,500 से 14,750 हो रहे हैं। देखिए पहले तो इंडेक्स नंबर फॉर बेस ईयर equals to 280 and index number for current year okay वो कितना है 340 राइट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब तक ऐसा था ना कि जो भी इंडेक्स नंबर देते थे ना वो यहाँ पे बेस ईयर का 100 होता था पर यहाँ पे 100 नहीं है, तो क्या करना है ध्यान से देखिए। पहले तो इंक्रीज इन इंडेक्स इक्वल्स टू 340 माइनस 280 60। अब मेरे साथ 60% इंक्रीज हुआ नहीं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब तक यहाँ पे 100 दे देते सो डायरेक्टली लेस करके यहाँ पे लिख सकते थे परसेंटेज में, बट अभी परसेंटेज फाइंड करने होंगे। क्यों इसमें परसेंटेज फाइंड करने होंगे, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 नहीं दिया हुआ है। याद रखना बेस ईयर का इंडेक्स नंबर अगर 100 दिया है तो ही हम यहाँ पे डायरेक्टली परसेंटेज लिख के लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ परसेंटेज ऑफ increase in index number देखिए 280 पहले था 280 कितना इंक्रीज हुआ 60 then 100 how much so 100 into 60 upon 280 भाई अब कैलकुलेशन करेंगे 100 into 60 divide by 280 21.428 यानी 43 ये परसेंटेज।
ये परसेंटेज हमने क्यों फाइंड किए हुए हैं, फिर से याद रख लीजिए, क्योंकि इसमें हमें ध्यान से सुनना, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 नहीं है। अगर बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 होता तो यही से परसेंटेज लिख देते, ये वर्क करने की जरूरत नहीं थी। ये वर्क कब करना है, जब बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 नहीं दिया हुआ है तब। और ये सम कौन से, परचेसिंग कैपेसिटी वाले सम है, या तो एस्टिमेशन फॉर इनकम ऑफ करंट ईयर, ऐसे सम, ये याद रखना। 2 पॉइंट्स ना, एस्टिमेशन ऑफ इनकम ऑफ करंट ईयर और दूसरा परचेसिंग कैपेसिटी वाला सम होता है। तो उसमें आपको देखना है, अगर 100 दिया है तो डायरेक्टली फिर आगे जैसे वर्क करते हैं वैसे, बट 100 नहीं दिया है तो पहले हमें परसेंटेज फाइंड करने होंगे। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 नहीं दिया है तो, राइट, ऐसे याद रखना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी में आगे, अब जैसे आगे सम करते थे वैसे ही करना है। देखिए नाउ नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है कि भाई इंक्रीज इनकम 13,500 टू 14,750, फाइंड द रियल गेन और लॉस। तो पहले तो द वेजेस ऑफ बेस ईयर इक्वल्स टू रुपीज 13,500, कितना है वो 13,500, और वेजेस of current year equals to rupees 14,750। यहां पे लिखेंगे estimation of wages of estimation of wages of current year equals to, देखिए 13,500 तो मिलना ही चाहिए प्लस 21.43% ऑफ 13,500। चलिए समझते चलिए। सबसे पहले उन्होंने वेजेस को बेस ईयर हमें दिया हुआ है, राइट, 13,500 करंट ईयर का 14,750, पहले जैसा ही करना है, ये अभी देखना नहीं है, पहले एस्टिमेशन करना है। 13,500 तो मिलना ही चाहिए प्लस 21.43% ऑफ 30,500। सो देखिए 13,500 तो मिलना चाहिए प्लस 13,500 का 21.43%, 2893.05। चलिए उसको ऐड करते हैं 13,500 में, यानी मिलना चाहिए 16,393.05, बट कितना मिल रहा है 40,750, यानी लॉस हो रहा है। सो यहां पे लिखना है लॉस इक्वल्स टू 16,393.05 माइनस 14,750। चलिए उसको कैसे कहते हैं, 14,750 1643.05, इतना रुपीस होगा। बोलिए क्लियर हुआ आपको? ऐसे ही सम, यानी ये पहले तो याद रख लीजिए, इसमें परफेक्ट सम से याद इस तरह से रखना है। इंडेक्स नंबर फॉर बेस ईयर उन्होंने दिया हुआ 280, करंट ईयर का दिया हुआ 340। यहाँ पे बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 नहीं दिया हुआ है, सो हमें पहले ये 60 जो इंक्रीज है वो परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज फाइंड करने होंगे। 280 का 60% इंक्रीज हो, 60 इंक्रीज हो रहा है, देन 100 हाउ मच, सो यहाँ पे 21.43% आएगा। अब उन्होंने 2 इयर्स की इनकम दी हुई है, बेस ईयर की दी हुई है, करंट ईयर की दी है। सिंपल याद रखिए, ये अभी नहीं देखना है, पहले हमें एस्टिमेशन करना है कि भाई उसका 30,500 तो मिलना चाहिए प्लस इतना इंक्रीमेंट 21.43% ऑफ 30,500 ऐड करेंगे, इतना आना चाहिए, यानी उसको 16,393.05 रुपीस मिलना चाहिए, बट मिल रहा है 40,750। सो कितना कम मिल रहा है 1643.05 रुपीस, इतना उसको कम मिल रहा है। ओके क्लियर हो गया? आपको होमवर्क में सम कौन कौन से करने हैं वो लिख रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। इसके जैसे ही होमवर्क में करने हैं आपको 130, 121, 122, 128 एंड 130, इतने सम आपको होमवर्क में करने हैं। सो आज मैं वर्क करता हूं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।